अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अपने शो एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मलिक और मेरे साथ हैं अहमद मुश्तबा। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एज वी आर लिविंग 21st सेंचुरी और टेक्नोलॉजी का दौर है, साथ ही साथ बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं। बट रिसेंटली अभी एक इम्पैक्ट आया था कोविड-19, जिसके बाद दुनिया भर में तमाम बिजनेसेस के ऊपर, कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया और एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन देखा गया था, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बिजनेस को लेते हुए चलेंगे। वो मुल्क के नौजवान जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज हम टेक्नोलॉजी को साथ लेते हुए चलेंगे, जिसमें हम AI को भी जो है डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे पास आज हमारे दो गेस्ट मौजूद होंगे। और मैंने सुना है कि गेस्ट ने एक डिवाइस लॉन्च की है। हाँ बिल्कुल, उस डिवाइस के बारे में भी हम बात करेंगे। उन्होंने एक इस तरह की डिवाइस बनाई है जिसमें ब्लाइंड लोग जो हैं वो उसको असिस्ट कर सकेंगे, यानी वो डिवाइस ब्लाइंड लोगों को असिस्ट करेगी। बिल्कुल, यूटिलाइज करके वो लोग देख सकते हैं कि वो सुन सकते हैं कि इनके फ्रंट पे क्या चीज़ है। तो बिल्कुल इसी चीज़ के बारे में हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। बिल्कुल हम उनसे सवालात करेंगे जिसके बारे में हम जानेंगे कि भाई ये डिवाइस आखिर है क्या, वो कैसे असिस्ट कर रही है। तो हमारे पहले गेस्ट जिनसे हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे वो होंगे मोहम्मद आमिर सुल्तान। हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट। बिल्कुल, वो बहरिया के प्रोफेसर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे हमजा खान जो कि CEO हैं अल तिजारा टेक के। साथ ही साथ उन्होंने एक डिवाइस बनाई है जिसके बारे में हम उनसे जानेंगे, और वो भी बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वही यहाँ से ही ग्रेजुएटेड हैं एंड हम उन दोनों से सवालात करेंगे। तो चलते हैं सवालात की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो बिजनेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा प्लीज़ ये बताइएगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के बाद जो एक इम्पैक्ट आया हमारी सोसाइटी के ऊपर और हमारी एक इंडस्ट्री के ऊपर, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे, स्पेशली बिजनेसेस के ऊपर, कि उनकी ग्रोथ में कितना इम्पैक्ट आया और वो सब चीज़ आप प्लीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इनिशियली तो इट वाज अ ग्रेट शॉक कि किसी भी बिजनेस ने इस किस्म की कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, इस किस्म का कोई सिनेरियो प्रेडिक्ट नहीं किया हुआ था, जो अचानक से एकदम से लॉकडाउन हुआ। एंड स्पेशली जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री थी, जहाँ पे भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती थी, जाहिर है कि उसके अंदर एक लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद हो गई। उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, उसके अंदर जो ट्रैवल जो इंडस्ट्री थी, वो टूरिज़्म वगैरह, ये सारे जो है चीज़ें बंद हो गई। एयरलाइन इंडस्ट्री, तो लोग एकदम से ये सारे, तो उसके नतीजे में बिजनेसेस को एकदम से एक शॉक लगा। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, उस सिचुएशन का एनालिसिस करके, और बड़ी बहुत तेज़ी के साथ रिकवर भी किया। तो इनिशियली इट वाज अ शॉक जो हुआ, लेकिन उसके बाद जो है बिजनेस ने अपने आप को जो आप कह लें कि मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट किया डिजिटलाइजेशन की तरफ। और अगर आप देखें कि उसी की वजह से पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ ऑनलाइन जो कारोबार थे वो बढ़े। और अगर आप देखें कि 2018 तक पाकिस्तान में जो फिगर्स थे ऑनलाइन परचेजेस के, जो ऑनलाइन शॉपिंग थी, वो अराउंड $1 बिलियन की होती थी। और 2023 के अगर आप फिगर उठा के देखें तो उसमें पाकिस्तान में जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो तकरीबन $2 बिलियन से ऊपर की परचेजेस हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग हुई। तो लोगों ने भी जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपने आप को एडजस्ट करना शुरू किया, और बिजनेसेस ने भी अपने आप को जो के चेंजिंग सिचुएशन के अंदर उन्होंने एडजस्ट करना शुरू किया। सर ये अभी आपने बात की ऑनलाइन की, तो सर अच्छा ऑनलाइन में देखा गया तो काफ़ी चैलेंजेस वगैरह भी लोगों का, स्पेशली वो लाइक जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्पेशली उन्हें सिस्टम्स का पता नहीं था, तो उसके बारे में आप कुछ जाहिर इनको जूम वगैरह यूज करना नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे ये सिचुएशन भी थी कि काफ़ी के इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था बिजनेस के ऊपर, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं थी कि ऑनलाइन वर्क कैसे करना है, वर्क फ्रॉम होम कैसे करना है। तो बिल्कुल, और यही एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था जो इस सिचुएशन के बाद बहुत तेज़ी के साथ, और उसके नतीजे में बहुत तेज़ी के साथ जो कंप्यूटर लिटरेसी जो आप कह लें कि बॉटम तक पहुंच गई, कि इवन के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे वो उन गैजेट्स को इस्तेमाल कर रहे थे, एंड नाउ दे आर वेल वर्स विद दोज गैजेट्स। तो पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को कि उनकी तालीम के पीछे न रह जाए, तो उसमें उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें अरेंज की जो चाहिए थी। इसके अलावा जो खुद भी उसके अंदर जो लोग थे जो
कंप्यूटर लिटरेट नहीं थे और उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो करना शुरू किया, तो उसका एक बहुत फास्ट इम्पैक्ट जो है वो नजर आया। तो उसके अंदर जैसे आपने कहा कि बहुत सारे टीचर वगैरह भी उन टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं थे, तो डेफिनेटली फौरी तौर पे बहुत थोड़े से टाइम में उन चीज़ों को सीख के और उन चीज़ों को का इस्तेमाल शुरू किया। तो उसकी वजह से जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आप कह लें कि सोसाइटी में आया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक चेंज आया। हाँ, और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसके नतीजे में बहुत सारे नए बिजनेसेस वगैरह भी जो है वो डेवलप हुए। हमने ये भी देखा था कि एक ऑनलाइन बिजनेस को बूस्ट मिला, खास तौर पे ख़वातीन के हवाले से अगर देखा जाए तो हमने ये नोटिस किया काफ़ी ज़्यादा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो है वो ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर ही है। तो आप उस चीज़ को किस तरह देखते हैं और वो उस चीज़ को कैसे एक्सपैंड कर सकती हैं इन अ सेंस कि वो ऑनलाइन अपने बिजनेस को कैसे वो करें? वही जो हालात के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढालना और नए तकाज़ों को समझ के उसके मुताबिक उनके के नई रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अंदर किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये एक बहुत जो मैंने कहा कि अभी एक जो पॉजिटिव चीज़ थी, जो जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें थी कोविड की, जिसमें बहुत सारी इंसानी जानों का ज़िया हुआ, तो उसमें ख़ास तौर पे अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो यहाँ पे जो है इन चीज़ों को सीखने में और उनके इस्तेमाल में इजाफा हुआ। ख़वातीन की जो पाकिस्तान की मईशत में जो पार्टिसिपेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और उन्होंने देखा कि इस ऑनलाइन बिजनेस जो ऑनलाइन जब उन्होंने चीज़ें की कि उसके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल हैं, तो जो ख़वातीन के अलावा जो उसके अंदर जो कम तालीम याफ्ता लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा अब उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो उसके अंदर शामिल हुए। अगर आप देखें कि अभी भी जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो टिकटॉक वगैरह के अंदर जो इतने लिटरेट नहीं है, लेकिन वो भी इस जो है एक्टिविटीज़ के अंदर, यानी वो जो एक कंप्यूटर लिटरेसी आई, टेक्नोलॉजी के साथ वाक़ियत हुई, तो उसके नतीजे में ये चीज़ें भी आई हैं सोसाइटी में। बिल्कुल सर। अच्छा, ये बताइएगा कि इससे इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया जो कोविड-19 के बाद से अगर आप देखते हैं अब तक इकोनॉमी कितना बूस्ट किया और कितना उसमें डाउनफॉल आया, इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइएगा और अब करंटली सिचुएशन क्या है इसकी? जी, जो जैसे मैंने पहले कहा कि इब्तिदाई तौर पे तो बिल्कुल एक शॉक था कि जिसके लिए किसी ने कोई तैयारी नहीं की थी, कोई वो नहीं किया था। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान को इससे लॉस नहीं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मईशत के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। पाकिस्तान को किस तरह कि पाकिस्तान जो एविएशन इंडस्ट्री के बंद होने से पाकिस्तान को तकरीबन $17 करोड़ पर मंथ जो पाकिस्तान से बाहर जाते थे, तो वो जो टिकट के एक्सपेंस पे और जो डॉलर अमाउंट के अंदर बाहर जाने के लिए और जो फॉरेन एक्सचेंज मुल्क से लेके जाते थे, तो तकरीबन $17 करोड़ पर मंथ की जो सेविंग हुई, जो जिसको अगर आप एक साल में कन्वर्ट कर लें तो अराउंड $2 बिलियन पाकिस्तान ने एक जो फॉरेन एक्सचेंज सेव किया। बिसाइड्स दैट जो रेमिटेंसेस से जो बाहर से आते थे उनका अमाउंट भी एकदम बढ़ गया कि जो लोग वहाँ पे थे, तो अनसर्टन सिचुएशन की वजह से लोगों ने अपनी सेविंग को वापस जो है पाकिस्तान भेजना शुरू किया ज़्यादा बड़ी तादाद में। दूसरा ये कि पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के अंदर तो कंप्लीट लॉकडाउन था, पाकिस्तान में 10-12 दिन के बाद वो लॉकडाउन वाली सिचुएशन नहीं रही थी। हमारी इकोनॉमी ने दोबारा काम शुरू कर दिया था, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट उन दिनों में बढ़ गई क्योंकि बाहर कंप्लीट लॉकडाउन था। तो अगर आप देखें कि पाकिस्तान से मेडिकल अपरेटस वगैरह, PPEs वगैरह, इवन के मास्क वगैरह जो इनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुए, इसलिए कि बाहर कंप्लीट शटडाउन होने की वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन बंद हो गई थी और वहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी। तो पाकिस्तान को जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के अंदर उस पीरियड के अंदर पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बेहतर हुआ, सिचुएशन बेहतर हुई और पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग थी वो पाकिस्तान में
बढ़ी। सर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज एक और गेस्ट हमजा खान जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम इनसे पहला सवाल करेंगे। हमजा, हमें आप अपने डिवाइस जो आपने बनाया है उसके अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं कि बेसिकली वो काम किस तरीके से कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो प्रोजेक्ट इनविजन आई है बेसिकली इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस। तो बेसिकली ये जो है ब्लाइंड लोगों के असिस्टेंस के लिए एक डिवाइस मैंने बनाई थी एज अ FYP प्रोजेक्ट। डिस्टेंस के ऊपर हमें उस चीज़ के बारे में बताएगा कि भाई इतने डिस्टेंस पे वो मौजूद है, क्या रेंज है इसकी जो टेस्टिंग है वो मैंने 4 फीट पे कर चुकी है सक्सेसफुल। 4 फीट पे कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो ये बता देता है कि दिस XYZ ऑब्स्टिकल। तो इट हैज़ ईयरपीस एक्चुअली। यस। तो वो आप उस हैंग कैसे करेंगे, गले में हैंग करने है क्या उसका? इससे बेसिकली ये होता है कि हैंग करते हैं आप नेक में और जो ईयर पीस होता है वो उसके साथ कनेक्टेड होता है, वो आप ईयर में लगा के तो कोई भी ऑब्स्टिकल जब आप इसे ऑन करते हैं तो जो भी 4 फीट की रेंज में आता है तो वो इसे डिटेक्ट कर रहा होता है और आपको बता रहा होता है, कंप्यूटर है या लैपटॉप जो भी XYZ। अच्छा हमजा, ये बताइएगा कि क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया इस डिवाइस को बनाने में, और क्या आपका एम था उस वक्त, और क्या चैलेंजेस वगैरह आपको इस टाइम पे फेस करने पड़े? जो चीज़ मुझे जिस चीज़ ने इंस्पायर किया था तो वो बेसिकली ये था कि जब FYP था उससे लास्ट ईयर पहले ही मैंने सोचा था कि FYP तो कुछ ऐसा बनाना हुआ कि जो लाइक इनोवेटिव टाइप का हो, क्योंकि जिससे हर जगह आपका नाम बन जाए। नहीं, वो तो मुझे कोई इसकी उम्मीद तो नहीं थी खैर, बट ये था कि मैंने सोचा था कि कुछ इनोवेटिव टाइप का बनाऊंगा, क्योंकि एकेडमिक में तो मैं बिल्कुल ही वीक था, मेरी कोई एकेडमिक में इतनी कोई खास बाय द वे लगता नहीं है वैसा आपको, बिल्कुल नहीं लगता। He is just being modest। नहीं, एकेडमिक में मैं इतना कोई वो बैक बेंचर टाइप का बंदा था, बट जो प्रोजेक्ट साइड पे था तो वो थोड़ा सा मैं कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैं एक्टिव था उस साइड पे। तो लास्ट ईयर आई गेस कि जब मेरा 4th ईयर स्टार्ट हो रहा था, 3rd ईयर में ही रमज़ान के ही महीने में तो आई यूज़ टू गो टू ऑफन नमाज 5 टाइम्स। तो वहाँ पे एक ज़ईफ़ इंसान होते थे, वो अभी भी आते हैं, वो बेसिकली उनको गाइड करने के लिए जो है असिस्ट करने के लिए उनके बेटे होते थे साथ, वो 5 टाइम उनको गाइड करना, असिस्ट करना, उन्हें ऑब्वियसली रमज़ान में फिर आपके पास टाइम ज़्यादा आप मस्जिद में गुजारते हैं तो वो बेचारा उसके साथ वो भी टाइम ज़्यादा स्पेंड करता था। तो फिर FYP का वैसे ही मैं सोच रहा था, तो वहाँ से एक आइडिया आया कि ऐसी कुछ कंप्यूटर विजन से रिलेटेड डिवाइस बनाई जाए। तो फिर सोचा और थोड़ा सा वहाँ से आइडिया मिल गया। तो अच्छा, तो अभी आपका डिवाइस बेसिकली सिर्फ एक ऑब्स्टिकल्स को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, कि आपने इसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशंस का सोचा कि आप इसको थोड़ा और बड़े लेवल पे करें, इंप्रूव कैसे करें? बिल्कुल, ये तो जस्ट एक FYP था, उस टाइम पे टाइम कम था और हर चीज़ मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड और प्रोग्रामिंग मेरा कोई हमने कभी पढ़ी नहीं थी। तो उस टाइम पे तो जस्ट एक अचीवमेंट ये मेरे लिए थी कि प्रोग्रामिंग में एक पहली चीज़ मैंने बना ली थी। बट देन प्लान यही है मेरा कि इसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, लाइक आइडेंटिफाई का मोड हो गया, लाइक ग्लासेस में आप एक मोड प्रेस करें आइडेंटिफाई का, और आप फॉर एग्जांपल कोई रिमोट ढूंढना चाह रहे हैं, कोई XYZ कोई भी चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं, आपने माइक पे बोला और वो इधर उधर आप देख रहे हैं, अब वो कैमरा जिधर वो डिवाइस वो जो ऑब्जेक्ट है आइडेंटिफाई कर लेगा, वो बजर बजा देगा एट दिस लोकेशन, इतने डिस्टेंस पे है। अच्छा हमसे समहाउ देखा जाए तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक प्रोजेक्ट लगता है, इट सीम्स लाइक दैट, बट मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने एग्जैक्टली आपने जो बैचलर्स किया वो तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया, बट ये AI में आपका कैसे लिंक हुआ? बेसिकली AI का तो ये प्रोजेक्ट है और मेरा बैकग्राउंड जो था वो इलेक्ट्रॉनिक्स का था। सो FYP जब मैंने सोचा तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था कि इसमें क्या क्या टूल्स होंगे। जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि इसके लिए प्रोग्रामिंग मेन चीज़ है और प्रोग्रामिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। तो फिर वहाँ से फिर प्रोग्रामिंग सीखी और फिर AI के अंदर गया और फिर उसके बाद से अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग वैसे आई थिंक तो यानी आपने प्रोग्रामिंग सिर्फ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सीखी, तो ये सॉर्ट ऑफ एक चैलेंज ही था आपके लिए कि प्रोग्रामिंग को सीखना है, फिर स्क्रैच से एक चीज़ और फिर इतने कम टाइम में सीखना तो एक बहुत मेरे लिए चैलेंज था, बट ये था कि बनाना भी है। तो फिर ये बताइए, ये जो आपकी डिवाइस है उसके प्राइस क्या है और वो यानी कॉमन आदमी को अवेलेबल हो सकती है? जिस टाइम पे मैंने बनाया था सर तो उस टाइम पे ये था 60 to 65,000 का, बट अब जैसे क्योंकि इसके कंपोनेंट्स वगैरह मैं बाहर से मंगवाता था, तो अब जैसे डॉलर के रेट ऊपर हो गए तो वो ऑब्वियसली वो रेट
भी उसके साथ वो तो अभी उसका मॉडल कुछ इस तरह से तो नहीं होगा कि वो एक बहुत ही फैंसी मॉडल है, क्या आप उस मॉडल को थोड़ा सा चेंज करेंगे मॉडल को और भी- उसको एक प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चर उसको करेंगे, या क्या क्या आपके प्लान Obviously, है जब इससे related? चीज एक प्रोटोटाइप होती है और एक कमर्शियल प्रोडक्ट होती है तो उसमें काफी डिफरेंट होता है, काफी डिफरेंस होता है। लाइक अब ये भी मेरी एक अचीवमेंट थी कि इसको मैं लाइट वेटेड बनाया था, बट इससे और ज़्यादा जब कमर्शियल प्रोडक्ट पे अगर हम जाते हैं तो उसको और ज़्यादा लाइट वेट है। अब जो मेरा प्लान था वो ये था कि ग्लासेस बनाऊँ मैं, और ग्लासेस में ये हो कि यहाँ पे आपके पास वो एक सर्किट, मिनी सर्किट लगाओ जो कि आप प्रेस करें, जैसे आइडेंटिफाई मोड प्रेस करें तो आप इधर उधर देखें तो आइडेंटिफाई, अगर आप प्रेस करते हैं, जैसे किसी को रीडिंग की हॉबी होती है तो आप रीडिंग के प्रेस करें तो इधर बुक सामने तो वो आपको वॉइस पे रीडिंग बता रहा हो। इसके अलावा अगर आप कहीं जाना है तो नेविगेशन का भी एक मैंने सोचा था, जैसे गूगल मैप आपको गाइड कर रहा होता था वो वॉइस पे गाइड करेगा। ऑब्स्टिकल तो ऑब्वियसली ऑलरेडी था, और उसके अलावा मैंने सोचा था कि इसमें जैसे सीसीटीवी कैमरास नहीं होते, तो अब ब्लाइंड पर्सन अकेले जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एक ऐप के थ्रू के वो इस वक्त किस लोकेशन पे जा रहा है और उसके सामने व्यू कौन सा है। तो ये चीज़ें मैंने सोची हुई थी। तो अभी इन पर आपने कोई काम स्टार्ट किया? इस पे ऑब्वियसली काम स्टार्ट किया और काफ़ी हद तक काम भी कर लिया मैंने, बट ये है कि किसी ऐसे मतलब इन्वेस्टर की मतलब नहीं पहुंच सका, तो उस वजह से मैंने इसको फ्रीज कर लिया, क्योंकि इसके बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी मुझे आ रहे थे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, और फिर मुझे इससे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल रहे थे। तो ठीक है। अच्छा देखिए हमदा, अगर एक बात वैसे ये भी जनरल होती है कि अगर काम सबके साथ मिल के किया जाए तो एक उसका एक ज़्यादा एक अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसी सिलसिले में बात करते हैं सर से। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पेंडेमिक के बाद आपने देखा है कि जो एक हमारी सोसाइटी में इम्पैक्ट आया था, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने क्या लेसन सीखा और उससे आज वो किस पोजीशन पे खड़े हैं? कि वो एक हाई लेवल की इकोनॉमिक रिसेशन थी, इतने लोगों की जॉब चली गई, ऑनलाइन पे शिफ्ट करना पड़ा। तो करंट सिचुएशन के एक पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यानी क्या चेंज आया उसके अंदर, और अभी करंटली वो कैसे वर्क कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक तो जो पहले मैंने बात की कि डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटर लिटरेसी वगैरह, तो ये एक लाजमी चीज़ बन गई है। इसके बगैर कोई भी जगह पे काम नहीं हो सकता। इवन के जो आप कह लें कि जो लोएस्ट लेवल पे राइडर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे भी ये जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है या यानी कह लें डिजिटलाइजेशन को नहीं समझ सकते, वो नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो और ट्रेंड आया कि बहुत कम लोगों के साथ काम किया जा सकता है, कि उसके अंदर के बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी जगह पे जो है यकीनन जॉब्स गई, और उसकी वजह से जो लोगों के अंदर भी ये रुझान बढ़ा कि वो अपने खुद से कोई काम करें, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। यानी जो एक कहा जाता है कि जो प्रेजेंट एरा को द वर्ल्ड इज़ फ्लैट मीन्स एवरीवन हैज़ गॉट द इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको बड़े बड़े शोरूम की वजह से नहीं, या बड़े इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं, आइडियाज़ की वजह से, कि इफ़ यू हैव द आइडिया और उस आइडिया के ऊपर आप काम करें तो यू कैन डू अ बिज़नेस। तो वो जो है आपको अब बहुत ज़्यादा उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट या बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने इनफरादी तौर पे अपना काम करना शुरू किया। तो ये अब मॉडर्न टाइम्स में भी जो स्टूडेंट्स हैं जो एम करते हैं कि जी जॉब करनी है, तो वो उनके लिए भी अब ये एक लेसन है कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फोकस है। तो थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, आप अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करके यू कैन become an entrepreneur and you can provide jobs to many people instead of seeking jobs. तो ये एक बड़ा जो आप कह लें कि चेंज है और ट्रेंड है, और उसके अंदर जो अब मॉडर्न टाइम्स में स्टूडेंट को इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पर सिर्फ पाकिस्तान के अगर हवाले से देखा जाए, पाकिस्तान के अगर सिर्फ हवाले से देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप भी एक सॉर्ट ऑफ एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। यानी हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं होती हैं, वो चीज़ें ही नहीं होती कि हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें। जो जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट पहले था कि पैसा पैसे को खींचता है, यानी पैसे से आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं कि जिसके अंदर आइडिया जो है वो पैसा जनरेट कर सकता है। इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, तो यू डोंट नीड अ हैवी इन्वेस्टमेंट टू सपोर्ट दैट आइडिया। जैसे मैंने कहा कि द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, तो यू आर वर्किंग ऑन दैट आइडिया। अभी जैसे हमजा ने एक डिवाइस ईजाद कर ली,
और इसी तरह मतलब जो इन्होंने कहा कि जी 60-65,000 मीन्स दिस नॉट अ ह्यूज अमाउंट, उसको इनके आइडिया को देख के कोई इन्वेस्टर उसके अंदर है, उसको लगता है इट्स अ फीजिबल, इट्स अ वर्केबल आइडिया, तो वो उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है और उसको इसी तरह उसकी प्रमोशन हो सकती है। तो इसी तरह बहुत सारे जो ऐसे बिजनेसेस हैं जो लोगों ने बहुत कम छोटे सरमाए से शुरू किए, देयर बिजनेसेस आर फ्लोरिशिंग। और जहाँ पे ये एक चैलेंज था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई, तो वहाँ पे ये चैलेंज भी है, ये अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपना काम अपने आइडियाज़ के ऊपर करके और यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सही। अच्छा हमसे आपसे एक सवाल करूंगी, जैसे सर ने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मिल जाती है आराम से, आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या अभी चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, या क्या आपको इजीली इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, या फिर वो आपका डिवाइस खरीदना चाह रहे हैं, क्या उसके अंदर क्या? इन्वेस्टर्स तो इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान से भी काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया था। इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये था कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्ट करने का लिए मेरे पास आता था तो वो कहता था पेटेंट मेरे नाम पे या मेरी कंपनी के नाम पे। तो मेरा ये था कि मैं पेटेंट तो कभी भी किसी के नाम पे नहीं करूँगा। आप चाहते हैं कि आप ही के नाम से वो मेरे ही नाम पे हो, तो मैं किसी के नाम पे करने को एग्री नहीं था। मैं चाहता था कि अगर शेयर्स पे किसी ने मेरे साथ काम करना है तो मोस्ट वेलकम, अगर शेयर्स पे नहीं करना, पेटेंट पे करना है, तो ऑब्वियसली पेटेंट तो एक आपकी एक प्रॉपर्टी, अगर आप किसी के नाम पे कर लें, आप शेयर्स बहुत बोल रहे हैं, वो आप उतनी तो वर्थ नहीं होती ना। जैसे आप काफ़ी सारी हिस्ट्री में मैंने काफ़ी सारे ऐसे भी ब्रांड्स देखे हैं जो मतलब काफ़ी लोगों ने रिग्रेट किया है। मतलब फॉर टाइम बिंग आपको एक बड़ी अमाउंट मिल जाती है, आप हैप्पी भी होते हो, आपको इतनी नहीं होती बट आप कहते हो बहुत, बट बाद में बहुत बंदा रिग्रेट करता है। सेकेंडली इसमें यह था कि इंटरनेशनली कुछ गवर्नमेंट के इश्यूज़ वगैरह, कुछ हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह, तो उस वजह से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स के जो है ना वो चैलेंजेस मुझे आए। आल्सो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे आई थी मुझसे मिलने के लिए, एंड दे सेड के हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, बट वो एक अलग उसमें भी एक चीज़ आ गई थी। तो अच्छा हम तो ये बताइएगा कि फैमिली की आपको कितनी सपोर्ट थी इसमें? फैमिली की तो हमेशा कोई ऐसा कोई एक बंदा तो होगा घर में जिसने आपको इतना मोटिवेट किया होगा, इतना मैं अगर सच बात बताऊं तो मैं कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो ना जिसमें मैं काम कर रहा हूँ तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता। ऑल्दो मेरे साथ फैमिली की हमेशा सपोर्ट रही है। कोई भी काम करते वो दे ट्रस्ट ऑन मी, वो हमेशा मुझे ट्रस्ट करते हैं। कभी भी मैं अपने कोई भी प्रोजेक्ट ना जब तक मेरा कंप्लीट नहीं था, ऑल्दो कि मेरा ये प्रोजेक्ट मेरे वायरल हो गया था और मैं कल न्यूज़ पे जाने वाला था मॉर्निंग शो पे, और मैंने उसे वर्थ भी इतनी नहीं दी थी, और मेरे घर पे मेरे रिलेटिव्स आए थे, उनसे मेरी फैमिली को जो है पता लगा था। तो लाइक मैंने कभी भी मतलब ऐसे एक्सपोज नहीं किया। तो यानी थोड़े सीक्रेटिव हैं। नहीं, बट मेरा असल में ये है ना कि मानने के बंदा कोई चीज़ जब तक कंप्लीट नहीं करता ना, जब तक आउटकम्स नहीं आते तो तब तक वो किसी के साथ शेयर नहीं, क्योंकि बाद में बंदे को भी थोड़ा सा होता है कि वो चीज़ पहले से बना ले। तो जब तक कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती तो मैं किसी के साथ नहीं करता है कोई भी प्रोजेक्ट। ये बहुत ज़बरदस्त कहा आपने, बात बताई है। ऐसे होना चाहिए कि जब तक आप उस चीज़ के ऊपर काम ना कर लें, आपको नहीं पता कि आगे उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, तब तक आप अच्छा है कि आप उसे शेयर ना करें। और सेकेंडली इसमें एक चीज़ और भी है कि मैं फादर को, चलो तो मेरी मदर थी उनको तो चलो पता लग गया था जब मेरा मॉर्निंग शो था, मेरे फादर को तो 2 महीने बाद पता लगा था, वो सी में थे। तो ये फिर सीन है। तो सही। तो सर हम आपसे एक और सवाल करेंगे कि जैसे अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी काफ़ी सारी इकोनॉमिक रिसेशन से पाकिस्तान निकल चुका है और बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हम फेस कर रहे हैं चीज़ों को। तो आप ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं, यानी जो यूनिवर्सिटी से अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, बिगनर लेवल पर हैं स्टूडेंट्स, उनको पाकिस्तान में रहकर क्या ऐसे जो है चीज़ें करनी चाहिए जिससे वो अपना एक स्टार्टअप जो है वो बिल्कुल बिल्ड कर सकें? और ज़्यादातर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहिए? तो सर एक बेसिक नीड्स का बताइएगा कि मतलब अगर कोई बंदा करना चाह रहा है फॉर एग्जांपल एक बिगनिंग लेवल पे, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं उसकी? पहली चीज़ तो ये है कि जो मुल्क से अगर कोई बाहर जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो भी पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को उसका बेनिफिट हासिल हो रहा है। तो अगर आज दुनिया भर के अंदर जो मुख्तलिफ यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा के अंदर या यूनाइटेड किंगडम में इंडियन बहुत बड़ी तादाद में, इवन के एक इंडियन ओरिजिन का बंदा वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गया, या गूगल के अंदर जो है का जो सीईओ है वो इंडियन है। तो इस तरह आप ये नहीं समझते एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसका जो बेनिफिट है वो मुल्क को
किसी ना किसी सूरत में हो रहा है, वो जो है अपने मुल्क के लिए अगर रोल मॉडल बनते हैं और बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होके और उस रास्ते पे चलते हैं, तो वो भी, ये भी एक जो है वो मुल्क के लिए कह लें कि उनकी कि वो मुल्क के लिए, वो लोगों के, स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बने। लेकिन सर वो मुल्क में तो नहीं, मुल्क से बाहर जाके बन रहे हैं, तो फिर तो हमारे मुल्क का क्या होगा? हमारे मुल्क का फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है कि जो सारे ही जो एजुकेटेड या टैलेंटेड लोग हैं वो सारे ही बाहर नहीं जा रहे। मैं कह रहा हूँ जो जा रहे हैं वो भी, उसका भी हो रहा है, और उसमें से लोग वापस भी आते हैं और वो करते हैं। और जो मुल्क के अंदर जो स्टूडेंट है जो वो स्टार्टअप जो कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि आइडियाज़ के ऊपर काम करें, आइडियाज़ जो है वो जनरेट करें और सिर्फ जॉब सीकर्स ना बने। तो आजकल जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब जो प्रेजेंट एरा के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिजिटलाइजेशन की वजह से मार्केटिंग बहुत ज़्यादा आसान है। आप बहुत कम सरमाए से अपना जो काम शुरू कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यू नीड अ गुड आइडिया, तो वर्क ऑन दैट, उसके चीज़ों को सोचें, नए आइडियाज़ कंसीव करने की कोशिश करें कि जिसमें अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ वो जो सलूशन है वो एक अपॉर्चुनिटी होता है। तो उन जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर गौर फिक्र करें। जैसे हमजा ने कहा कि उन्होंने जब देखा कि जो ज़ईफ़ शख्स है उनको ये प्रॉब्लम है, उनके साथ होता है, तो उसका सलूशन इन्होंने निकाला, दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी। तो इसी तरह हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारे जो मसाइल हैं, तो उनके छोटे छोटे कोई सलूशन हो सकते हैं कि जी इनका क्या सलूशन निकले, वो अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। तो सिर्फ जॉब सीकर्स ना बने और अपनी स्किल जो है उसको की डेवलपमेंट के ऊपर सही सर, जहाँ तक इकोनॉमी बूस्ट करने की बात हो रही है तो टूरिज्म का भी उसमें एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या हमारा मुल्क अभी इस लेवल पर है कि हम टूरिस्ट को वेलकम कर सकें अपने मुल्क में? आप जिस तरह मैंने देखा था, आप नॉर्दर्न एरियाज पे टूर करते रहते हैं, तो आप कैसे देखते हैं उस चीज़ को कि वो वहाँ उस लेवल की फैसिलिटीज़ हैं कि टूरिस्ट वहाँ आ सकें, या हमें किस उस एरिया में रिक्वायरमेंट है? क्या नंबर ऑफ पीपल, यानी कितनी अमाउंट में लोग आते हैं पर ईयर, इसके बारे में आपको बता सकते हैं? पाकिस्तान में जो आपको पता है कि पहले बहुत अरसे तक पाकिस्तान जो है वो टूरिस्ट के लिए एक अच्छी जगह नहीं थी। मतलब पाकिस्तान में 90s के बाद से जो एक एनवायरनमेंट था, दैट वाज टूरिस्ट फॉर द टूरिस्ट, इट वाज अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। और फिर उसके बाद 9/11 के बाद भी अगले 10-12 साल बहुत जो मुश्किल हालात थे, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में तकरीबन ख़त्म हो गई थी। और पाकिस्तान में जो होटलिंग इंडस्ट्री है, जो बड़े होटल थे, उनका बिजनेस भी कोई अच्छा नहीं था, और उसकी वजह से बहुत सारे जो होटल थे वो पाकिस्तान से छोड़ के चले गए, जिसके अंदर शेराटन था, वो यहाँ से वाइंड अप कर दिया उन्होंने। उसके बाद ग्रेजुअली चेंज आया 2015 के बाद, और उसके बाद कंटिन्यूसली जो टूरिस्ट है उनकी तादाद पाकिस्तान में हर साल उसमें इजाफा हो रहा है। और इवन के 2018 के अंदर ब्रिटिश बैकपैकर सोसाइटी ने पाकिस्तान को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया था कि यहाँ पे मतलब जो कम अमाउंट के अंदर आप अच्छी जो है जो ऐसी जगह है जो देख सकते हैं, बहुत विजिटिंग साइट्स हैं जिसके आप देख सकते हैं। तो और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है फॉरेन टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे भी लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह का एटीट्यूड जो उनका होना चाहिए टुवर्ड्स द फॉरेनर्स एंड टुवर्ड्स द अदर टूरिस्ट हु आर कमिंग इन दैट एरिया। हमारे पास वहाँ जाने के रास्ते ही नहीं होते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएं। मुश्किलात का इतना सामना है अभी फिलहाल रास्तों के मामले में भी। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे अमूमन ऐसा होता है, वो दुनिया के दूसरे इलाकों में भी होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट एग्जैक्टली बात वही, और सिक्योर भी नहीं होता, सिक्योर भी नहीं है वही कि लोगों को कि जो वहाँ पे आ रहा है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। तो टूरिस्ट को के साथ अच्छा तरीका बताओ जो किस तरह का होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप मुल्की टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर सकें। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल जो कुछ मरी में हुआ था और जहाँ पे एक दिन में 50 के करीब लोग जो है ऐसे इंसिडेंट्स को देख के भी सर अक्सर ऐसा होता है कि वो तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा
जो पाकिस्तान में जो टूरिज्म एक प्रमोशन negative- डिपार्टमेंट है negative image उनको था इसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि इस सही तरह है। की सिचुएशन ना हो जिससे एक नेगेटिव पब्लिसिटी हो और Exactly. जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज करने के लिए Maintain रखने के लिए। करने के लिए इस तरह की जगहों की वर्थ विजिटिंग साइट्स वगैरह को प्रमोट करना चाहिए ताकि दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान में भी इतनी खूबसूरत जगह है कि जिनको देखा जा सकता है और बिल्कुल सर, जिसमें ऐसा है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे पाकिस्तानी जो यूरोप या मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दुबई जाते हैं टूरिज्म के लिए और उसका एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज इन पे खर्च होता है। तो अगर हम इनलैंड टूरिज्म को प्रमोट करें तो उससे ये फॉरेन एक्सचेंज बच भी सकता है और मुल्क की इकोनॉमी को भी इससे फायदा हो सकता तो सकता सवालात का सिलसिला तो ऐसे ही जारी रहेगा और आगे चलते हुए प्रोग्राम में हम और सवालात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है हमें एक ब्रेक ले बिल्कुल। लेनी चाहिए। तो अभी हम सिर्फ एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। देखते रहिए एक नई सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हाजिर हैं अपने इस प्रोग्राम एक नई सुबह के साथ और अब अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। और सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। जाहिर है Exactly. हमें अभी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो भी हम हासिल करेंगे अपने दो गेस्ट से। तो चलते हैं सवालात की तरफ। तो हमजा, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि हम ये चीज़ देखते हैं कि पड़ोसी ममालिक हमसे टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि हम क्यों इतना पीछे रह गए हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं? सो इसके बेसिकली दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी पीछे हैं। इसमें एक ये रीज़न है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टमेंट किसी को इतनी जल्दी नहीं मिलती, और सेकंड ये कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसमें बहुत सारी लाइक ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ आ जाती है। सेकंड इसमें यह है कि कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम भी ना काफ़ी लाइक Exactly. जो पुराना है, लाइक हाँ अगर मैं HSC का कोर्स अगर मैं देखूँ तो वो कोर्स काफ़ी लाइक 2000 से 2010 में भी नहीं चलने वाला के मुताबिक का कोर्स है। सो मैं कहता हूँ कि अब जो कोर्स है वो चेंज होना चाहिए, और ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में मैं देख रहा हूँ कि वही कोर्स रिपीटेडली पढ़ाया जाता है। वही अब टाइम ऐसा है कि अब स्किल्स हर बंदा देखता है, अब डिग्री कोई मैटर नहीं करती। तो मैं यही कहता हूँ कि मतलब बच्चे को वो कोर्सेज पढ़ाए जाएं जिसमें मतलब कि जो उसके फील्ड से स्पेसिफिक हो। अब मोस्ट ऑफ द कोर्सेज ऐसे होते हैं कि अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कंप्यूटर साइंस एक फील्ड है। कंप्यूटर साइंस में अब आपके पास 50 किस्म की लैंग्वेजेस डाल दे देते हैं। अब पर सेमेस्टर में एक एक कोर्स में एक एक लैंग्वेज, और वो भी बहुत बेसिक लेवल की। तो वो बच्चा जब ग्रेजुएट होगा वो कहाँ से, उसको तो कुछ भी नॉलेज नहीं होगी। ऑब्वियसली वो एक सेमेस्टर में कुछ पढ़ रहा था, दूसरे सेमेस्टर में किसी और लैंग्वेज पे पढ़ रहा था। तो आप क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल कोर्सेज ज़्यादा होनी चाहिए? प्रैक्टिकल कोर्सेज ज़्यादा हो, लेकिन एक वो स्पेसिफिक, अब जैसे AI है एक स्पेसिफिक डोमेन है, तो वो स्टार्ट से लेके 1-2 साल या 4 साल की डिग्री है, तो वो स्टार्ट से लेके वो एक सीक्वेंसली उसे पता है कि एक कोर्स AI से रिलेटेड चलता रहे, यानी इन डेप्थ आप उस चीज़ को पढ़ लें। ये नहीं है कि लाइक वो किसी और उसमें कुछ और कोर्सेज भी हैं। तो इससे ये होता है कि बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज होता है, वो कहता है ये भी करना है, वो कहता है वो भी करना है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट, मतलब मैं जब भी HSC के किसी भी बंदे से मेरी बात हुई, मैं यही कहता हूँ कि कोर्स करिकुलम ऐसा होना चाहिए। मैं अगर खुद सजेस्ट करूँ तो ऐसे 10-12 कोर्सेज हों जो बच्चा खुद कमाने स्टार्ट हो, उसे किसी जॉब की भी नीड नहीं हो। मतलब अगर वही 12 कोर्सेज आप बच्चे को करा दें जो एक IT या AI की फील्ड में आ रहा है, तो मोर देन इनफ है 12 कोर्सेज। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और कहीं पे जॉब करने। मतलब आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिक कोर्सेज होने चाहिए जो कि फील्ड से रिलेटेड हों, ताकि जिससे आगे बंदा स्पेसिफिक होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लाइक वो बहुत पुराने टाइप के, क्योंकि अब मार्केट हर दिन मॉडिफाई होती है, ग्रो कर रही है, इम्प्रूव हो रहा है और इम्प्रूव भी हो रही है। तो अब वो जो पहले जो कोर्सेज एकेडमिक की तरफ ज़्यादा रट्टा वाला सिस्टम है, ये वो अब मेरे मुताबिक अब जो मैंने एक लगाया हुआ है परसेप्शन, वो ये है कि 2030-35 तक डिग्री और ये मास्टर ये PhD इसकी कोई
इतनी वर्थ नहीं रहेगी। इतना कोई मतलब स्किल्स आप अपने वो करें, बच्चों को स्किल्स ग्रो में जो है अच्छा जी, ये आप इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, जब आप जाते हैं एक वो फ्रेशी स्टूडेंट जब वो नया जाता है तो ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि देखें अब मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे साथ अगर बहुत सारे ग्रेजुएट्स थे, तो वो जब गए तो उन्होंने जो 4 साल में जो भी पढ़ा है वो उनका कहीं भी काम नहीं है, उन्होंने कहीं भी वो इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच जिस कंपनी में गए उसी का ही मैनुअल्स वगैरह वहीं से, वो स्टडी के मशीन्स वगैरह उसी पे काम करने लगे, वहीं से लर्न किया। तो वो जो 6 महीने उसने वहाँ पे लगाने में जो लर्न करने सीखने में लगाया, तो वो क्यों ना अगर यहाँ पे वही चीज़ें पढ़ाई जाए तो बच्चा काफ़ी आगे जा सकता है। बिल्कुल ऐसे यानी फील्ड रिलेटेड कोर्सेज होने चाहिए हमारे पास कि भाई वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे काम हो जाए। अच्छा सर, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो अच्छा ये बताइएगा कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब वो किस लेवल पे भी है पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि एक एग्रीकल्चर भी एक आपकी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करता है, तो पाकिस्तान में किस तरीके से एग्रीकल्चर और फ्यूचर के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं और आनी चाहिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में। जब यानी शुरू में तो पाकिस्तान का टोटल जो मईशत थी वो इसी के ऊपर इन्हिसार करती थी। अब जो दूसरे शोबे हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में तकरीबन 45% जो वर्क फोर्स है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयड है। लेकिन एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो हार्डली 18% है, यानी 45% जो वर्क फोर्स है वो 18% जो है इनकम जनरेट कर रही है। जबकि सर्विस सेक्टर के अंदर जो 37% जो लोग हैं वो तकरीबन 60% इनकम जनरेट कर रहे हैं। जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 60% के करीब है। तो ये एक ऐसा एरिया है और इसमें बहुत ज़्यादा रोल है जो मॉडर्न के, जहाँ पे आपने बात की रिसर्च का। तो पाकिस्तान में रिसर्च इन चीज़ों पे होनी चाहिए कि पाकिस्तान बहुत अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो पर एकड़ यील्ड है उससे हम पीछे हैं। तो हमें अपनी यानी उसी एरिया से हम ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं अगर हमारी रिसर्च हमारी पर एकड़ यील्ड को बढ़ा सके दुनिया के बाकी मालिक के मुताबिक रखते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो पाकिस्तान अब भी इंपोर्ट कर रहा है, यानी मॉडर्न टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि ऐसे जो वहाँ पे मसनूई तरीके से ऐसा माहौल बना के चीज़ें ग्रो की जा सकती हैं जो उस इलाके में नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान आज भी तकरीबन 50 अरब रुपए सालाना की चाय इंपोर्ट करता है श्रीलंका से, बांग्लादेश से, जो कीनिया से पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में शिंकियारी के अंदर मानसेरा के पास एक जो है जो तजर्बा किया गया था और वहाँ पे जो है वो सक्सेसफुल था। पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में भी चाय उगाई जा सकती है। उसको मज़ीद बड़ा करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो इतनी ज़्यादा इंपोर्ट है 50 अरब रुपये सालाना से ज़्यादा की, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा और बहुत सारे एग्रीकल्चर अभी यानी हमारे एग्रीकल्चर जो है उसमें टेक्नोलॉजी को काइंड ऑफ डालना चाहिए, रिसर्च को, टेक्नोलॉजी को, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे जिसके अंदर डिफरेंट तरीके से जो है वो खुद ब खुद ही सारा पानी दे रहे हैं, उसके अंदर रिसर्च हो रही है, सॉइल पे रिसर्च हो रही है। रिसर्च इस चीज़ के ऊपर कि जो चीज़ें नहीं उग सकती थी वो अब रिसर्च बता सकती है कि कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके जो उसको उगाया जा सकता है। या पाकिस्तान के अंदर एक तजर्बा पाकिस्तान में कामयाब रहा वो जो जिस तरह चाय का था, इसी तरह जैतून का। अब जैतून की बहुत बड़ी काश्त खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में एक पाकिस्तानी ने ला के शुरू की थी कि इटली से जो है सैपलिंग ला के और यहाँ पे उनकी ग्राफ्टिंग शुरू की और उसके नतीजे में वहाँ की आबादी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। तो इन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है कि ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हम इंपोर्ट पे जिन पे बहुत पैसे खर्च करते हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है, लाइक इलायची है या ज़ाफ़रान है, कि जो बहुत महंगी प्रोडक्ट है और जो हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे जिनकी काश्त नहीं हो रही, तो उनको अगर हम गाइडेंस दें अपने फार्मर्स को कि वो किस तरह इनको उगा सकते हैं, क्या इन्वायरमेंट उनके लिए बनाया जा सकता है, तो उसकी इंपोर्ट से भी हमें नहीं करनी पड़ेंगी और उनसे अच्छा ज़्यादा पैसे। सर, डेयरी फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़ कि ये भी एक बिज़नेस है और ये कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, यानी ये पाकिस्तान में अभी देखा जाए तो यानी ट्रेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या है डेयरी फार्मिंग की पोजीशन? डेयरी फार्मिंग जो है पाकिस्तान में आपको शायद यकीन नहीं है, पाकिस्तान दुनिया के अंदर
छठा बड़ा मुल्क है मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, और पाकिस्तान में तकरीबन 42 बिलियन लीटर दूध सालाना पैदा होता है। लेकिन जो एक ड्रॉबैक है कि उसमें से ऑलमोस्ट 10% मिल्क जो है वो ज़ाया हो जाता है। वो ज़ाया इसलिए हो जाता है कि उनको प्रॉपर तरीके से महफूज करने का इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि मिल्क को जब निकालने के 4 से 6 घंटे होते हैं जिसके अंदर उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाता है। तो वो जो है वो पुराने तरीक़ों के इस्तेमाल की वजह से और टेक्नोलॉजी के कम इस्तेमाल की वजह से तो तकरीबन 10% मिल्क जो है वो ज़ाया होता है आज भी पाकिस्तान। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्लांट लगाने की ज़रूरत है ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके उन इलाकों में जहाँ पे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होती है, और उसको महफूज किया जा सके। अगर हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान छठा बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री होने के बावजूद हम इंपोर्ट करते हैं ड्राइड मिल्क दूसरे मुल्कों से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा तो वो जो ज़ाया हो रहा है उसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा, और वो जाहिर है कि उससे हम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या अपनी इंपोर्ट को बिल्कुल सर ऐसा ही है, कनेक्ट करेंगे सर बिल्कुल के जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की इसी पर सर में बात करेंगे। अच्छा हमने ये बताया कि टेक्नोलॉजी इस तरह सर ने बात की कि डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो एआई की नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली उससे पहले हम ये सवाल कर लेते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी किस तरीके से इनकलकेट की जा सकती है एग्रीकल्चर फील्ड में या और इस तरीके से। सो एग्रीकल्चर फील्ड में इसकी काफ़ी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है कि वो इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो जो आपके क्या नाम है कह सकते हैं जो क्रॉप्स वगैरह उसको ख़राब कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एआई कंप्यूटर विजन को हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी इनकी मॉनिटरिंग के लिए हम ड्रोन कैमरास के थ्रू जो है ना वो इस तरह के प्रोजेक्ट हमने किए भी थे, गवर्नमेंट को वो प्रपोज किए भी थे, बट तो वो अनफॉर्चुनेटली उसे उसमें ऐसा कोई एडवांटेज नज़र नहीं आया, सो वो आगे नहीं जा सका। और सेकेंडली टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जो आपने कहा कि एआई के नेगेटिव इम्पैक्ट्स, तो क्योंकि देखें देखा जाए तो हर तरह लाइक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, अब आपने देखा होगा ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, ऐसी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं कि एआई का जो दौर है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो जहाँ पे आपको पता है कि पॉजिटिव आउटकम्स बेशक हैं, बट एक नेगेटिव चैट जीपीटी को पकड़ने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर आ गया है, अब सारे काम नहीं हो सकते तो, नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज़ देखा तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत ना मुझे ऐसा लगता है कि उनके फ्यूचर की अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? ऐसा ही है, अब देखें जिस चीज़ के प्रोज हैं तो उनके कॉन्स भी है। एग्जैक्टली। तो अब एआई के अगर नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो सबसे पहले तो आप पे ही माइंड नहीं करना, आप लोगों की जॉब रिप्लेस हो जाएंगी। ऑब्वियसली एआई जनरेटेड रोबोट्स वगैरह, एंकर वगैरह, इससे आपने अभी रिसेंटली सुना होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टीचर एग्जैक्टली ये मैंने सुना है। तो मोस्ट ऑफ द जॉब जो है वो आपकी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, आप जो जिस प्रोफेशन का बंदा है उसको वो जॉब नहीं मिलेगी, उसे कहीं और जाना पड़ेगा। सेकेंडली जो ये तो एक अलग पॉइंट है, जो मेन मैं कहता एआई के टीचर्स की आप बात करें एग्जैक्टली ये हो तो यानी अब हम टीचर से कह नहीं पाएंगे कि हमें एकदम मार्क्स एक्स्ट्रा दे दीजिए। प्रॉब्लम तो ये है कि एआई तो नहीं मानेंगे, ये बहुत गहरी बात है, ये तो सही में ड्रॉबैक है। बिल्कुल ऐसा होता है कि टीचर्स को इंसिस्ट करना पड़ता है, सर प्लीज दे दें कुछ नंबर, तो वो पास वाला सीन नहीं होगा। और रिपोर्ट तो पूरे जो है नंबर जो एग्जैक्ट आएंगे वैसे ही वही है जो आप लिखें। तो ये इसके देखें, इसके भी प्लस पॉइंट है, उसके भी नेगेटिव पॉइंट भी है। अब जो पढ़ता है अच्छा मुझे अपनी फील्ड के बारे में बताइए, क्या आपकी फील्ड में रोबोट्स नहीं आ रहे क्या? ऑब्वियसली हमारी फील्ड में भी रोबोट्स होते हैं, हम भी। आपने तो हमें कह दिया कि रिप्लेस होंगे शायद आपकी फील्ड में भी मुझे लगता है कि आने चाहिए। एआई से ही रिलेटेड है ना रोबोट्स। तो ऑब्वियसली देखें एआई क्या है, एआई ये है कि आप किसी मशीन को सेंसिंग कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि वो मशीन खुद ही सेंस करे कि अब मुझे करना क्या है, खुद ही फीडबैक जनरेट करे। तो वो रोबोट की फॉर्म में हो या वो किसी मशीन की या किसी कार की फॉर्म में हो, वो सेंस करे। अब ड्राइवरलेस जो कार होते हैं वो क्या करता है, वो कंप्यूटर विजन पे ही बेस्ड होता है, वो ऑब्जेक्ट उस पर ट्रेन हुए होते हैं, वो डिटेक्ट करता है कि हाँ भाई अब यहाँ पे ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो उसने डिटेक्ट किया, वो इधर से इस तरफ मोड़ लेता है। वो यही तो मशीन सिर्फ शेप होती है, विद इन इट जो प्रोग्रामिंग होती है वो एआई हर जगह होती है। और सेकंड जो आपकी मैं पॉइंट आपने कहा था कि एआई के नेगेटिव पॉइंट, तो उसमें सेकंड जो मैं कहता हूँ ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीप फेक, आपने अगर सुना हो डीप फेक का, बेसिकली सबसे पहले तो मैं क्लेरिफाई कर दूं डीप फेक है क्या।
डीप फेक ये है कि आपका डेटा उठा के, फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसने सोशल मीडिया पे 10-12 पिक्चर्स डाली हुई हैं, उसी 10-12 पिक्चर्स को डिफरेंट एंगल से उसने उठाया, उसी की एक वीडियो ऐसी जनरेट कर देगा जो कि बिल्कुल ओरिजिनल लगेगी, बट अनफॉर्चुनेट वो होगी ओरिजिनल नहीं, वो एक कॉपी होगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो ओरिजिनल है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि मैं कुछ भी आपसे बुलवाना चाहूँ ईजीली बुलवा, और ये यूएसए में हो चुका है। ये तो अब कॉन्सेप्ट लोगों के उसमें आ रहा है, जहन में आ रहा है, बट ये 2016 में ये कॉन्सेप्ट आया। ओबामा के साथ ये इशू हो गया था। ओबामा ने एक गवर्नमेंट के एक कॉन्फ्रेंस की एक वीडियो थी, उसी की 10-12 वीडियोस लेके एक इन्होंने खुद एक प्लान जो है ना वो उनसे निकलवा ली थी, और लोग उसे जो है ना सच लाइक एक्सेप्ट कर रहे थे। सो नॉट ओनली वीडियोस, वॉइस पे भी, व्हाट्सएप पे भी, जैसे अब क्या होता है कि आपकी फेशियल रिकग्निशन 10-12 पिक्चर्स ले ली, मैंने आपसे जो भी बुलवाना है, जिस लैंग्वेज में बुलवाना है, मैं इजीली आपसे बुलवा सकता हूँ विद फेशियल एक्सप्रेशन, और जो भी मैं मतलब जावज वगैरह जिस तरह भी मैं चाहूँ आपसे। बिल्कुल, ये इसके सब उनके साथ में कंट्रोल में बिल्कुल होते हैं। ड्रॉबैक्स भी हैं। तो इसी के साथ अब हम शो के एंड की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर और बिल्कुल, डेप्थ ऐसे में कोई गए तो आप काफी छोटा ज्यादा हो सा जाएगा। मैसेज या कोई देना चाहें आप आने वाली जनरेशन के लिए, या फिर सर आपको बताना चाहिए कोई सर छोटा सा बताएं तो कोई बेहतर एक कुछ सर तो बिल्कुल कंक्लूडिंग देंगे। रिमार्क्स सर की तरफ से, और फिर हम वाइंड अप Youth के करते लिए हैं। सर। जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, उम्मीद, होप, जो अच्छे की उम्मीद, और जो है अपनी सलाहियतों पे भरोसा, तो उसके ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप लोग यहाँ पे हमारे साथ आज के हमारे इस प्रोग्राम में आप आए। और काफी टाइम आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच बोथ ऑफ यू। तो चलते हैं अब अपने शो के इख्तिताम की जानिब। जैसा कि आज के हमारे इस शो से आपने देखा, इकोनॉमी के बारे में जाना, हमारे साथ मौजूद थे आमिर सुल्तान, जो कि बहुत ही निहायत एक अहम प्रोफेसर माने जाते हैं बेरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से, जिन्होंने आपको अपडेट किया बिजनेस के बारे में। और साथ ही Exactly. साथ हमारे पास हमजा खान मौजूद थे, जिन्होंने आपको एआई के बारे में यकीनन बहुत कुछ बताया है, और आप इस चीज़ से बिल्कुल इनलाइटन हुए होंगे। तो बिल्कुल, और साथ ही साथ आपने वो उनकी डिवाइस के बारे में भी जाना कि उनकी डिवाइस कैसे ऑपरेट होती है, और क्या इनके अंदर डेवलपमेंट्स आ रही हैं, और एग्जैक्टली इस टाइम पे वो किस फील्ड पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो चलते हैं इख्तिताम की जानिब। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर एक नए शो के अंदर एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इकराम मलिक को और अहमद मुस्तफा को दीजिए पहले इजाज़त। यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।